हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में। हम पढ़ रहे थे संविधान, और संविधान का ये जो है 12वां पार्ट है। और पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देख लेना, बहुत ही अच्छे से सब कुछ क्लियर बता दिया गया है। और आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब यहाँ से देख सकते हैं आप जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितना इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। मतलब जो सेवा उसकी निवृत्ति यानी कि नियुक्ति की आयु जो है कितनी वर्ष होती है? 62 वर्ष। उसके आगे है, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है जो इनकी सेवा जो रहती है वो 62 वर्ष तक रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो मतलब बने रहते हैं अपने पद पर, वो 62 वर्ष तक होती है। उसके बाद ये जो है हट जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यालय से हटाने की शक्ति है जब संसद के प्रत्येक सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया है। यहाँ से कितना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, देखो सारे लिखे हुए आ रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान संबंधित राज्यों की संचित निधि द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत के राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को याचिका यानी कि जो रिट जारी जो होती है, रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए कौन सा अनुच्छेद है, 226। ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, यानी कि 2 सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है वो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा 2 संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। वर्तमान में इलाहाबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या 160 है, ध्यान रखेंगे। मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1862 में की गई थी। भारत में उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार जो है 1962 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1866 ईस्वी में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। कौन सा? चौथा। ठीक है, इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका यानी कि सीट को 1869 ईस्वी में, इसको हम 1869 बोल सकते हैं। ठीक है, 1869 ईस्वी में आगरा के इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। कितनी बार पूछा गया? 1 2 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हो। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी थी? 25। ठीक है, अभी भी है, वर्तमान में है ना। भारतीय संविधान के भाग 4 में भारतीय संविधान के भाग 6 में
राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अध्याय है। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के साथ परामर्श से की जाती है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पद स्थापन और पदोन्नति उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है। कानून बनाने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद पूरे भारत या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां संघ सूची 97 विषय वर्तमान में 98, राज्य सूची 66 विषय वर्तमान में 59 है तथा समवर्ती सूची 47 विषय वर्तमान में कितने हैं 52 को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्यों को कानून बनाने की इजाज़त देता है। वही सूची 3 यानी कि जो समवर्ती सूची है पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ऊपर वाली जो पहली और दूसरी है उसमें जो है केंद्र जो है कानून नहीं बना सकता, लेकिन जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय नौसेना, थल सेना और वायुसेना, संघ के अन्य सशस्त्र बल, युद्ध और शांति प्रतिपन्न, रेल, बीमा, डाक, स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, निगम कर, संचार, सीमा कर आदि ये आते हैं सारे संघ सूची में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब राज्य सूची में क्या क्या आता है कि महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से होते हैं। लोक सेवा, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। और समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं। दंड प्रक्रिया, वन्य जीव जंतु एवं पक्षियों का संरक्षण, परिवार नियोजन आदि हैं। ठीक है। समवर्ती सूची के किसी विषय पर संघ व राज्य के द्वारा निर्मित कानूनों में यदि अंतर विरोध होता है तो संघ का कानून मान्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद को सौंपी गई हैं, जबकि संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्रायः राज्यों को प्रदान की जाती हैं। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर स्थापित नए अनुच्छेद 246 के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर यानी कि जो जीएसटी के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति दी गई हैं। माल या सेवाओं के राज्यिक व्यापार की स्थिति में माल या सेवा कर के संबंध में संसद को विधियां बनाने की अन्य शक्ति सौंपी गई हैं। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित करे कि संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाए
तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने की स्थिति में अनुच्छेद 250 के 1 के तहत संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार तथा अपहरण विरोधी अधिनियम इसमें शामिल हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विवरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी करारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र संसद को अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो। संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। अनुच्छेद 262 के 1 के तहत संसद को किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति निहित किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है। संसद और विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख 7वीं अनुसूची में है, यानी कि 7वीं। राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देने वाले प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित होने के लिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और मतदान अनिवार्य है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा कनाडा देश के संविधान के केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 के केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषदों की स्थापना का प्रावधान शामिल है। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी। वर्ष 1990 में भारत के राष्ट्रपति ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253
63 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन वर्ष 1954 में किया गया था। वर्ष 1969 में केंद्र राज्य संबंधों पर राजमन्नार समिति का गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। वर्ष 1983 में सरकारिया आयोग को केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए गठित किया गया था। वर्ष 2007 में भारत में सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति MM पुंजी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष MM पुंची थे। स्थानीय शासन पंचायतों स्थानीय शासन को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत रखा गया है। अतः पंचायत राज्य सरकार का विषय है। पंचायत के गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य को ही है। अनुच्छेद 243 के ई के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है तथा इस अवधि की समाप्ति से पूर्व नए चुनाव आवश्यक हैं। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर नए चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंधित है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 क्रमशः 24 अप्रैल 1993 तथा 1 जून 1993 से प्रभावी हुए थे। इनमें अनुच्छेद 243 के डी के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है। बलवंत राय मेहता समिति के ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। पंचायती राज प्रणाली में स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत है। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश भी इस व्यवस्था में अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश ध्यान रखेंगे। पंचायतों में सुधार के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति, वर्ष 1985 में GVK राव समिति तथा वर्ष 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई थी। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति LM सिंघवी समिति 1986 द्वारा की गई थी।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 के अणा तक एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। वर्तमान में बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं त्रिपुरा में महिलाओं को 50% स्थान पंचायतों में सुरक्षित किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के F के वन के अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। नगर परिषद में चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तभी योग्य होगा जब वह उस नगर की मतदाता सूची में सम्मिलित हो। संविधान के अनुच्छेद 243 के I के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। भारत में वर्तमान में मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम और छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि शामिल हों, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो निम्नलिखित सभी 3 शर्तें एक साथ पूरी करते हैं। ध्यान रखेंगे, ये देखो, नगर पालिका, छावनी बोर्ड और अधिसूचित नगर, ठीक है ना, ये नगरीय क्षेत्र होते हैं। पहला, न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो। ये जो है उसमें आते हैं नगर पालिका में, ठीक है, हाँ, नगरीय क्षेत्र जो शहर होते हैं उसमें। पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। नगर निकायों का निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। उसके आगे है खर्च। कुछ नहीं आता है, वो सब देते हैं, खर्च नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में मध्यवर्ती पंचायत समिति का क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित हैं कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर पर अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा
मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक कार्यक्रम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA अगस्त 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था तथा इसे 2 फरवरी 2006 से लागू कर आंध्र प्रदेश के अंतरपुर जिले में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 में 9 से इसका नाम महात्मा गांधी नरेगा यानी कि मनरेगा कर दिया गया था। इसका पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है ना। उसको जो है शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा, ठीक है। मनरेगा का उद्देश्य रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जो हमारे यहाँ पे कर नहीं रहे हैं लोग, नरेगा वाले खाते रहते हैं पैसे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान सम्मिलित है। ग्राम सभा के गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत ग्राम सभा का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के D में पंचायत में सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आ रहा है, आप लोग ध्यान से यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और गांव के बारे में तो और ज़्यादा। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के G पंचायतों के 29 कार्यात्मक पदों से संबंधित है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य का राज्यपाल करता है, जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। पंचायत द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार राज्य विधायिका को है, यानी कि ऑडिटिंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। जिला योजना समिति जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करती है। अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज्य संस्थाओं पर समिति की नियुक्ति वर्ष 1977 में की गई थी। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज्य संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए LM सिंघवी समिति की नियुक्ति की थी। भारतीय संविधान का भाग 9 उन राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है जहां जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम वर्ष 1996 में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव नियम वर्ष 1994 में स्थापित किए गए थे। उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली वर्ष 1994 में स्थापित की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 9 के A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के पा के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। महानगरीय क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय के संबंध में महानगर योजना समिति के कार्यों के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है।
भारतीय संविधान के भाग 9 के बी में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता महापौर यानी कि मेयर करता है। यूपी नगर पालिका सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्ष और महापौरों का चुनाव नियम वर्ष 2010 में स्थापित किए गए थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 226 नगर पालिका बोर्ड हैं। ध्यान रखेंगे कितनी है? 226। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक रहेगी और जो है सारा मतलब जो उन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है बिल्कुल कंप्लीट हैं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। घटना चक्र की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इतना ही कर लो काफ़ी है। यूपीएसआई में तो हो ही जाओगे सफल, ठीक है ना, इतना कर लिया तो। उसके आगे इसकी 1 या 2 वीडियो और आएंगी, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।